सभी को नमस्कार। आज हम जो फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे हैं 9th क्लास का हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसमें हम फ्रांसीसी क्रांति का अगला पार्ट अभी पढ़ने वाले हैं। उस जो पीछे हमने वीडियोस बनाई है उसमें कहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि जो लुई सोलवा है वो कर लगाने के लिए जनरल एस्टेट की सभा बुलाता है और वहाँ पे मतदान को लेकर के तीनों एस्टेट में और लुई सोलवे के साथ उनकी जो है बिगड़ जाती है। तो जो तीसरे एस्टेट के लोग होते हैं वो जनरल एस्टेट की सभा को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं और वो बाहर आकर के नेशनल असेंबली बना लेते हैं। और इस तरह की प्रक्रिया में आखिर में हार करके जो लुई सोलवा होता है वो नेशनल असेंबली को मान्यता दे देता है। और नेशनल असेंबली को मान्यता देने के अनुसार अब क्या होगा कि जो कर ले रहा था, जो चर्च है उनका कुलीन वर्ग जो है उसके जो कर लेने के अधिकार है वो खत्म हो जाएंगे और इसके साथ ही सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया जाएगा। मतलब ये सब तो हो गया। अब उसके बाद जो नेशनल असेंबली है वो क्या काम करेगी। अब जो फ्रांस है वो संवैधानिक राजतंत्र बन चुका है। मतलब राजा तो है लेकिन संविधान के अनुसार अब वहां पे काम होगा। तो संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक गणतंत्र नहीं है, ये बात नोट करने वाली है। और अब जो प्रक्रियाएं चलेगी उसके अनुसार जब आगे विरोध होगा तो फ्रांस एक गणतंत्र भी बन जाएगा। अब देखते हैं आज की वीडियो में कि आगे क्या हो रहा है। जब नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी गई तो नेशनल असेंबली को संविधान बनाने का अधिकार मिल गया। अब नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा तैयार कर दिया। अब इस संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान का उद्देश्य है कि राजा के पास जो दैवीय शक्तियां हैं, मतलब उसको भाग्य से मिली हुई है, मतलब वो पैदा हुआ उस परिवार में, कुलीन वर्ग में परिवार में पैदा हुआ और वो राजा बन गया और उसे सारे अधिकार मिल गए कि वो दूसरों से कर ले सकता है, अपनी मर्जी से कर लगा सकता है, मतलब ये सब उसको अधिकार मिले हुए हैं। तो जो संविधान बना है उसका मेन उद्देश्य है सम्राट की शक्तियों को कम करना, कि सम्राट को ये सारे अधिकार नहीं होने चाहिए। और अब संवैधानिक है तो अब संविधान का जो प्रारूप होता है वो एक तरह से क्या होता है, लोकतांत्रिक होता है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में सबको बराबर अधिकार होता है, तो इन सब की मांगे होंगी, ये सब लागू किया जाएगा। और अब यहाँ पे जो एक तरह से शासन लगा लीजिए जो होगा वो कौन करेगा। मतलब राजा तो है, राजा के साथ में कौन करेगा। अब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जैसे हमारे देश में है भारत में, उसी तरह से वहां पे भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बना दी जाएगी। अब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सदस्य कौन बनेंगे, किसको मत देने का अधिकार है, वो सारी चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है मतलब संविधान बनाया नेशनल असेंबली ने, तो कानून बनाने का अधिकार किसको मिल गया, नेशनल असेंबली को। ठीक है। अब जो नेशनल असेंबली है इसका चुनाव किस प्रकार से हो रहा है, मतलब इसमें जो लोग आए हैं, जो सदस्य आए हैं वो किस प्रकार से चुन के आए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। आप बेटा इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि मैंने ये डायग्राम बनाए हैं लेसन के बीच में से, नोट्स की तरह से ये मैंने डायग्राम बना रखे, तो आप इसको कॉपी में लिखेंगे तो आपको रिविजन में आसानी हो जाएगी, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो अब नेशनल असेंबली सब कुछ कर रही है। अब नेशनल असेंबली को मतलब कौन आएगा उसमें, ऐसे थोड़ी है कोई भी उठ के आ गया बोला मैं नेशनल असेंबली में आऊंगा तो वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। चुनाव उसका किस तरह से हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष क्या मतलब इनडायरेक्ट हो रहा है। और अब इनडायरेक्ट कैसे हो रहा है वो हम देखेंगे। मतलब इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि डायरेक्ट जनता नहीं चुन रही है उसको। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनको जनता डायरेक्ट चुनती है, लेकिन प्रधानमंत्री को डायरेक्ट नहीं चुनती है। प्रधानमंत्री इनडायरेक्ट चुना जा रहा है। हमारे देश में लोकतंत्र है फिर भी, क्योंकि जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वो सब मिलकर के डिसाइड कर लेंगे कि हमारी पार्टी का नेता कौन होगा, मतलब प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो प्रधानमंत्री का चुनाव तो एक तरह से इनडायरेक्ट है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट किसको चुन रहे हैं हम, जो सांसद हैं और जो विधायक हैं उनको। तो इसी तरह से असेंबली का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष है। कैसे, क्योंकि जो नागरिक है, जो लोग हैं, वो किसको चुनेंगे, एक निर्वाचक समूह बनाएंगे और इस निर्वाचक समूह में लगभग 40,000 पुरुष होंगे, क्योंकि स्त्रियों को अधिकार नहीं है। स्त्रियों को अधिकार नहीं है, 25 वर्ष से कम आयु के जो लोग हैं उनको अधिकार नहीं है मत देने का। और किसको नहीं है, जो अपने 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर नहीं देते, मतलब कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर अगर कोई कर देता है
वो मतदान कर सकता है। ठीक है, आगे मैं वो डायग्राम भी दिखा दूंगी तो आप नोट कर लेना। मतलब लोग जो है जिनको मत का अधिकार है वो निर्वाचक समूह को चुनेंगे। ठीक है, और वो निर्वाचक समूह का मतलब क्या है? चुनाव करने वाला समूह। मतलब कौन चुनाव करने वाला? असेंबली का चुनाव कर। निर्वाचक कौन होता है? जो निर्वाचन करता है, चुनता है। ठीक है, तो सामान्य जनता निर्वाचक समूह को चुनेगी। निर्वाचक समूह मतलब जो असेंबली के सदस्यों को चुनने वाले हैं उनको। ठीक है, और अब क्या है बेटा, निर्वाचक समूह का मेंबर बनने के लिए और असेंबली का मेंबर बनने के लिए क्या होना चाहिए? उच्च श्रेणी का करदाता होना चाहिए, मतलब वो काफी ज्यादा कर देता हो। ठीक है, क्योंकि मतदान के लिए जो नागरिकों को मतदान का अधिकार है वो तो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर है। कितना कर दे? अगर 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देता है तो वो वोट डाल सकता है। लेकिन अगर निर्वाचक समूह मतलब असेंबली को चुनने वाले लोगों में अगर शामिल होना है या असेंबली का सदस्य बनना है तो आपको उच्च श्रेणी का करदाता होना चाहिए। मतलब आप काफी ज्यादा अमाउंट में कर देते होना चाहिए आपको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मतदान का अधिकार, इस डायग्राम को ऐसे अच्छे से नोट कर लेना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। किसको मतदान का अधिकार है? जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है और 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देते हैं। और ऐसे लोग जो मतदान करते हैं उनको कहते हैं सक्रिय नागरिक। मतलब वो नागरिक सक्रिय है। सक्रिय मतलब जो एक्टिव हैं। ठीक है, तो उन्हें कहेंगे सक्रिय नागरिक। आगे देखेंगे बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को, ये हमने पढ़ लिया। अब ये जो डायग्राम है, ये फोटो है, इसको ध्यान से देखना बेटा। अब यहाँ पे क्या है, क्या बोला था मैंने शुरू में? संवैधानिक राजतंत्र है। संविधान के अनुसार शासन चल रहा है लेकिन राजा भी है, राजतंत्र भी है वहां पे। तो किस तरह से आप देखेंगे, मैंने लगभग ये सारा बता दिया है आपको। सॉरी, निर्वाचक समूह में मैंने 40,000 लोग बोला था, यहाँ पे 50,000 है। 40,000 नहीं था, निर्वाचक समूह में 50,000 लोग होंगे जो नेशनल असेंबली के 745 लोगों को चुनेंगे। मैंने आपको बताया था वहां पे कि जो नागरिक है ना, नागरिक एक है निष्क्रिय नागरिक और एक है सक्रिय नागरिक। ध्यान से देखिए, निष्क्रिय नागरिक वो है जो एक्टिव नहीं है। किसमें एक्टिव नहीं है? नेशनल असेंबली को चुनने में, या एक तरह से लगाइए निर्वाचक समूह को चुनने में। निर्वाचक समूह मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो नेशनल असेंबली को चुनेंगे, लोग किसको चुनेंगे? निर्वाचक समूह को। निर्वाचक समूह किसको चुनेगा? नेशनल असेंबली को। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तरह के नागरिक आप अच्छे से पहले समझिए। निष्क्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिक मतलब जिनका इस प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं है, जिनको मतदान करने का अधिकार नहीं है। वो कौन से लोग हैं? वो लगभग 30 लाख थे संख्या में। आपको इस संख्या याद करना जरूरी नहीं है, बस एक क्राइटेरिया याद करिए आप। पुरुष, महिलाओं और बच्चों को अधिकार नहीं है। और किसको अधिकार नहीं है? जो 25 साल से कम है। अब इन पुरुषों में कौन है? जो कर नहीं दे रहे। ठीक है, जो कर नहीं दे रहे वो पुरुष, महिलाएं, बच्चे, और किसी की आयु अगर 25 साल से कम है, वो चाहे कर भी दे रहा हो, अगर आयु 25 साल से कम है लेकिन अगर वो कर भी दे रहा है तो भी उसे मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये सारे निष्क्रिय नागरिक हैं। अब सक्रिय नागरिक की डेफिनेशन क्या है? वो 40 लाख लोग हैं और जिनको वोट डालने का अधिकार है। वो कौन होंगे? जो कर दे रहे होंगे 3 दिन की मजदूरी के बराबर और जिनकी आयु होगी 25 साल से ज्यादा। अब क्या होगा? ये जो सक्रिय नागरिक है वो किसको चुनेंगे? निर्वाचक समूह को। और निर्वाचक समूह में कितने लोग हैं? 50,000 लोग हैं। ठीक है, और निर्वाचक समूह किसको चुन रहा है? नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली में कितने सदस्य हैं? 745 सदस्य हैं। अब यहाँ पे क्या है बेटा, देखिए कि नेशनल असेंबली जो है ना वो सम्राट पे नियंत्रण करेगी। नेशनल असेंबली जो है वो मंत्रियों पे नियंत्रण करेगी। ठीक है, और आगे क्या होगा? अब यहाँ पे नेशनल असेंबली जो है वो राजा पे और मंत्री पे नियंत्रण कर रही है। ठीक है, और राजा जो है वो नेशनल असेंबली पे निषेध, मतलब वो रोक सकता है किसी काम के लिए। ठीक है, लेकिन जो नेशनल असेंबली है उसके साथ जनता का हुजूम जुड़ा हुआ है, तो इतना आसान नहीं होगा राजा के लिए नेशनल असेंबली को किसी काम से रोक पाना। अब एक तरफ थी न्यायाधीश। अब यहाँ पे क्या है बेटा, देखिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका थी ना। अब यहाँ पे देखिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। अब विधायिका में कौन कौन है? विधायिका में है आपके
नेशनल असेंबली वाले लोग, ठीक है, क्योंकि वो कानून बना सकते हैं ना। विधायिका में कौन होता है? जो विधान करता है, विधान मतलब जो नियम कायदे कानून बनाता है। और कार्यपालिका में कौन होता है? जो उनको लागू करता है, ठीक है। और न्यायपालिका न्याय दिलाती है अगर किसी के अधिकारों का हरण हो रहा है, ठीक है। तो विधायिका में है नेशनल असेंबली, कार्यपालिका में है सम्राट और मंत्री, और न्यायपालिका में है न्यायाधीश, ठीक है। अब जो सक्रिय नागरिक है वो निर्वाचक समूह को चुन रहे थे, निर्वाचक समूह नेशनल असेंबली को चुन रहा था। नेशनल असेंबली सम्राट पे और मंत्री पे नियंत्रण कर रही थी। ये विधायिका, ये कार्यपालिका और ये सक्रिय नागरिक न्यायाधीश का भी चुनाव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्रांस जो है वो एक संवैधानिक राजतंत्र है। अब आगे सेम वही तरीका है कि संविधान बन गया, कानून नेशनल असेंबली बना रही है, और जो फ्रांस का संविधान है उसका मेन जो मोटो एक तरह से लगाइए क्या है, वो है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। जो आपका उसमें है, उसमें क्या लिखा हुआ है? नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार, कि आपको नेचुरल अधिकार एक तरह से मिले हुए हैं और उनका कोई हरण नहीं कर सकता। अब वो कौन कौन से अधिकार है? सबसे मेन अधिकार है एक तो जीवन का अधिकार, कि मतलब हर एक आदमी को जीने का अधिकार मिला हुआ है, कोई उसको छीन नहीं सकता। दूसरा है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या होता है? अपने विचारों को प्रकट करना, ठीक है। मतलब उसकी आजादी है कि वो अपने विचारों को सबके सामने प्रकट कर सकता है, उसको अभिव्यक्ति प्रकट करना, ठीक है। तो उसको कोई रोक नहीं सकता। और तीसरा है कानूनी बराबरी के अधिकार, मतलब कानून के सामने सब बराबर है। कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, वो सारी चीजें जो थी, जो दैवीय अधिकार मिले हुए थे, जो निरंकुश अधिकार मिले हुए थे, वो सब यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। और कानूनी बराबरी मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं, ये अधिकार उनको मिल गए। अब ठीक है, अधिकार मिल गए, सारी चीजें हो गई, लेकिन अब राजा ने संविधान पे हस्ताक्षर तो कर दिया, लेकिन राजा है, उसको इतने अधिकार मिले हुए, क्या उसको शांति पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब राजा के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि नहीं, मेरे अधिकार छिन गए, मेरा जो राजपाट था, मेरे मतलब मैं इतने शौक की जिंदगी जी रहा था, उस पर तो अंकुश लग गया। अब राजा क्या कर रहा है? राजा जो उसके पड़ोसी राजा है ना, जो यूरोपियन राजा, उनके साथ साठगांठ कर रहा है, क्योंकि जो दूसरे यूरोपियन राजा है ना, उनको भी ये लग रहा है कि अगर फ्रांस की जनता से हमारे देश के लोगों ने प्रेरणा ले ली तो हमें भी उखाड़ दिया जाएगा, हम भी राजा नहीं रहेंगे, हमारे पास भी इतने अधिकार नहीं रहेंगे। तो अब वो राजा क्या करेंगे? वो राजा लुई 16वें की मदद को तैयार हो जाएंगे, ठीक है, कि प्रशा का राजा सबसे मेन है और दूसरे पड़ोसी शासक मतलब यूरोपियन जितने भी राजा हैं वो सारे, ठीक है। अब क्या होगा? लेकिन जब ये सारा चल रहा है, साठगांठ अंदर ही अंदर चली जा रही है, संविधान अपना काम करना शुरू कर देता है, उसी टाइम में मतलब 3 साल का टाइम निकल जाता है। और फिर क्या होता है? 1792 में नेशनल असेंबली जो है वो क्या करेगी? युद्ध का ऐलान एक तरह से कर रही है, युद्ध का प्रस्ताव पास कर देगी कि अगर प्रशा का राजा या यूरोपियन कंट्रीज के दूसरे राजा अगर नहीं मानेंगे तो हम उनके साथ भी लड़ाई लड़ेंगे। अब वो कौन कौन से देश के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रही है नेशनल असेंबली? प्रशा और ऑस्ट्रिया, इन दोनों देशों के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव पास कर दिया नेशनल असेंबली ने। कहती है अब हम इनके साथ युद्ध करेंगे अगर ये नहीं माने तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यूरोपीय राजा और कुलीन वर्ग एक तरफ हो गया है और जनता एक तरफ हो गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना सारा माहौल बन गया है, ठीक है, ये सारे एक तरफ हो गए। अब जब युद्ध का प्रस्ताव पास हो जाता है तो सामान्य जनता क्या होती है? उसमें देशभक्ति की भावना है और वो आज़ादी एक तरह से चाहती है। तो क्या करेगी? सारे लोग जो है वो क्या होंगे? युद्ध के लिए जो सेना बन रही है उस सेना में शामिल होने शुरू हो जाएंगे और गली गली में देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं, जैसे हमारे देश में आज़ादी के टाइम पे गाए जाते थे, उसी तरह से वो गीत गाते घूमते रहते थे। और सारे लोग जो क्या करते हैं? सेना में भर्ती हो जाते हैं। अब घर पे केवल महिलाएं और बच्चे बच जाते हैं, सारे लोग सेना में भर्ती होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक है मेन, जो आप नाम नोट कर लीजिए, फ्रांस के राष्ट्रगान के बारे में आप नोट करिए, क्योंकि वो देशभक्ति के गीत गा रहे हैं। उनमें सबसे मेन था फ्रांस का राष्ट्रगान, जिसको आज के टाइम में कहते हैं फ्रांस का राष्ट्रगान। उसका नाम क्या था? मार्सिले। मार्सिले एक गीत है जिसको गाया जाता था, जो आज के टाइम में फ्रांस का राष्ट्रगान है। और किसने बनाया था ये? राजेट दी लाइल ने, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा? जब इतना सारा युद्ध हो रहा है, मतलब युद्ध की तैयारी चल रही है, सेना की भर्ती हो रही है, तो अब इसमें क्या होगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। अब सेना तैयार होती है तो खर्चे तो बढ़ ही जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो महंगाई हो जाती है, ठीक है, और अब जो
अब बेटा संवैधानिक राजतंत्र बना है फ्रांस, इस टाइम पे क्या हुआ है, मेन अधिकार अब भी अमीर जो थे ना, तीसरे स्टेट में भी अमीरी आप एक तरह से लगा लो, तो यहाँ पे जो कानून में अधिकार दिया गया है लोगों को, वो भी अभी भी केवल अमीरों के पास ही है। आपने देखा कि जो कर चुका रहा केवल उसको मिला हुआ है, तो लोग भड़के हुए कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। मतलब वो क्या करते हैं, अब लोग बैठ बैठ के है ना कहीं पे मीटिंग करने लग जाते हैं, सभाएं करने लग जाते हैं। मतलब ये सब चल रहा था, प्रेसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा एक तरह से होती है, फिर सेना बनती है, तो सेना जब बनती है तो सारी जनता, सामान्य जनता भी उसमें सेना में भर्ती हो जाती है। इसी तरह पे काम करने वाले लोग नहीं है, महिलाएं और बच्चे हैं, क्योंकि सारे लोग सेना में भर्ती हो गए। और दूसरी तरफ क्या होता है, महंगाई बहुत ज्यादा हो रखी है और अधिकार केवल अमीरों को मिले हुए हैं, तो फिर सामान्य जनता के दिमाग में फिर से सवाल उठने लग जाते हैं कि यार हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। तो अब वो क्या करेंगे, वो छोटी छोटी सभाएं करने लग जाते हैं, इधर उधर बैठते हैं, गोष्ठियां करते हैं, तो क्लब बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, महिलाएं भी अपने क्लब बना लेती हैं इस टाइम पे। ठीक है, अब क्या होगा, उन जो क्लब बनते हैं ना, जिनमें लोग बैठ करके डिस्कस करते हैं, उनमें सबसे मेन क्लब था जैकोबिन क्लब। ठीक है, अब जो जैकोबिन क्लब है ना, अगर आप इंडिया में टीपू सुल्तान के समय को पढ़ते हैं, भारत की आज़ादी के समय का, आप ये लगाइए जब अंग्रेज शासन करना शुरू करते हैं, उस टाइम पे टीपू सुल्तान हैदराबाद में, तो अगर आप पढ़ेंगे तो टीपू सुल्तान जो था ना, वो जैकोबिन क्लब का सदस्य था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो अब जो जैकोबिन क्लब है फ्रांस में बहुत क्या है, एक्टिव है। ठीक है, और इसका नाम किसके नाम पे पड़ा है, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पे पड़ा है। ठीक है, अब ये जो कॉन्वेंट होता है वो क्या होता है, कॉन्वेंट एक धार्मिक समूह के लोग उसमें एक तरह से इकट्ठा होते हैं, उसको कहते हैं कॉन्वेंट। ठीक है, ठीक है, एक तरह से कॉन्वेंट स्कूल भी होते हैं ना, जिस तरह से आजकल है, तो एक तरह से ये मतलब ईसाई एजुकेशन एक तरह से वहां पे, मतलब ईसाई एजुकेशन प्रॉपर नहीं, मतलब अंग्रेजी वाली एजुकेशन एक तरह से वहां पे होती है, तो कॉन्वेंट होते हैं। ठीक है, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जो जैकब था, उसके नाम पे इस क्लब का नाम था। और उसका नेता कौन है, उसका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, इस नाम को अच्छे से याद कर लेना कि जैकोबिन क्लब को किसने बनाया, उसका नेता कौन था, मैक्समिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट करें। उसके बाद क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया ही कि जैकोबिन क्लब मतलब बहुत सारे क्लब बन रहे हैं, उनमें आवाज उठ रही है। तो अब क्या होता है, 1792 में जैकोबिन क्लब क्या करता है, ठीक है, खाद्य पदार्थों की महंगाई हो चुकी है, अभाव है, ये मतलब चलता ही रहता था फ्रांस में, थोड़ा थोड़ा टाइम अंतराल पे खाद्य पदार्थों की कमी और महंगाई होती रहती थी। अब वहां पे क्या होता है, हिंसक विद्रोह हो जाते हैं। ठीक है, विद्रोह तो होगा ही। और अब क्या होता है, ट्यूलेरिए के महल है वहां पे, मतलब एक जगह ट्यूलेरिए, वहां के महल जो है ना, उसके खिलाफ ये उस पर धावा बोल देते हैं और वहां पे राजा की मौत हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, अब वहां पे जब जैकोबिन क्लब इस तरह से एक्टिव है, तो नेशनल असेंबली एक प्रस्ताव पारित करती है और क्या कहती है कि शाही परिवार को जेल में डाल दो और नए चुनाव कराओ। ठीक है, शाही परिवार को जेल कर दो और नए चुनाव कराओ, और नए चुनाव में मतदान किसको अधिकार दे दिया, जो 21 साल से अधिक आयु के हैं, जो 21 साल से अधिक आयु के हैं, उन सबको मतदान का अधिकार नेशनल असेंबली अब दे रही है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब नए चुनाव हो गए तो नई असेंबली बन जाएगी। अब जो नई असेंबली बनेगी, नवनिर्वाचित असेंबली होगी, उसको कहेंगे कन्वेंशन, वो एक कन्वेंशन होगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये नई असेंबली है वो काम करेगी। अब क्या होगा, सितंबर 1792 में राजतंत्र भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, राजा का शासन समाप्त, क्योंकि अभी संवैधानिक राजतंत्र था, अब केवल संविधान बचेगा, राजतंत्र समाप्त हो जाएगा और फ्रांस अब गणतंत्र बन जाएगा। अब गणतंत्र क्या होता है बेटा, गणतंत्र होता है जहां पे लोगों का शासन होता है, लोग अपनी सरकार को डायरेक्टली चुनते हैं और वही सरकार शासन चलाती है, राजा नहीं होता। ठीक है, अब लुई 16वां का क्या होता है, उस टाइम पे लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी जाती है। ये रिजल्ट लुई 16वें का निकलता है। अब यहाँ पे जो जैकोबिन क्लब मैंने आपको बताया था ना बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लो। जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे ना, वो क्या पहनते हैं, एक लंबी पैंट की तरह से ड्रेस पहनने लग जाते हैं, क्योंकि पहले वो क्या पहनते थे, वो घुटन्ना पहनते थे। पहले फ्रांस में जो लोग थे वो घुटन्ना पहनते, मतलब घुटने तक की एक फ्रॉक टाइप सी एक ड्रेस है, वो पहनते थे। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि ये तो अमीरों की पहचान है और इसको बंद करो, हम नहीं पहनेंगे इसको। वो क्या करते हैं, एक पैंट टाइप पहनते हैं, धारीदार पैंट होती है और सिर पे लाल टोपी पहनते हैं। और ये जो ड्रेस है ना, केवल पुरुष पहनते हैं। ठीक है, महिलाएं नहीं पहनती। और ये जो ड्रेस थी ना,
इस ड्रेस को पहनने के कारण, किसको, जो पैंट वाली धारीदार जो है उसको पहनने के कारण उनको कहते थे सोकुलांत। इस नाम को नोट कर लो, सोकुलांत, सोकुलांत कहते थे उसको। सोकुलांत का मतलब ये था कि जो लोग घुटना नहीं पहनते, घुटने तक की जो ड्रेस थी उसको नहीं पहनते, क्योंकि वो अमीरों की प्रतीक थी, वो कहते थे हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आएगी और ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आएगा। तो बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक शेयर भी जरूर कर देना। धन्यवाद।